तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे थे कि AWS कैसा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके प्राइसिंग के बारे में। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम AWS की फर्स्ट सर्विस स्टार्ट करेंगे। पहली सर्विस पढ़ेंगे जिसका नाम है Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, और इसको हम बोलते हैं Amazon S3 भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3S आ रहे हैं। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल देते हैं Amazon S3। इसकी फुल फॉर्म होती है Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो Amazon S3 आपके पास एक स्टोरेज सर्विस होती है। आपको कोई भी डाटा अपना स्टोर करना है क्लाउड के ऊपर जाके, तो उसके लिए आप कौन सी सर्विस यूज करोगे? Amazon S3 का भी यूज कर सकते हो। तो Amazon S3 हमारे पास होती क्या है? यहाँ पे वो बता रहे हैं, डाटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट इन बकेट्स। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। S3 को जब भी आपने यूज करना है ना, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको बकेट क्रिएट करनी पड़ती है। बकेट क्रिएट करके उसके अंदर आप कोई भी डाटा जो आपने उसके अंदर अपलोड करना है वो करते हैं, और उस डाटा को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इन्होंने जो है ना, जिस तरह फर्ज कर ले हम शॉप पे जाते हैं कोई चीज बाय करने, तो वहां पे हम कैरी करने के लिए कोई चीज ले लेते हैं। ठीक है, ताकि उसके अंदर हम सामान रख सकें अपना, जो भी हम ग्रोसरी लेते हैं। तो हम कोई कैरी करने के लिए कोई चीज ले लेते हैं, उसके अंदर हम जो ना अपना कोई सामान वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम तमाम चीजों को अपने हाथों में ही कैरी करेंगे तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ना हम कोई बॉक्स या कोई ट्रॉली ले लेते हैं कि जिसके अंदर हम अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को, तमाम ग्रोसरी को उसके अंदर रखेंगे। इसी तरह S3 के अंदर आप सबसे पहले बनाते हैं बकेट्स। बकेट होती है आपकी। बकेट बनाने के बाद आप उसके अंदर क्या करते हो? अपने डाटा को अपलोड करते हो। तो आप उसके अंदर कोई भी इमेज, कोई फाइल, कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हो, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। उसको हम बोलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। होता हमारा डाटा ही है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होती है बकेट, जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, और ऑब्जेक्ट्स जो आपका एक्चुअल डाटा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं हमारे पास। डाटा स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन बकेट्स, तो डाटा हमारा एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वहां पे। इसलिए जो S3 होती है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। स्टोरेज इज virtually अनलिमिटेड। AWS वाले आपको बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे अनलिमिटेड। AWS वाले आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पे एनी अमाउंट ऑफ डाटा एंड एनी टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। आपका कोई भी डाटा है आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जितने भी जीबी का डाटा है, जो भी आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है। आप चाहे जितना डाटा आपके पास है, आप यहाँ पे अनलिमिटेड उसको स्टोर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये मैनेज सर्विस होती है, इसलिए यहाँ पे हमें स्टोरेज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि मेरा डाटा अगर 5 TB है, 6 TB है, तो मुझे वहाँ पे कितनी स्टोरेज चाहिए होगी। ठीक है, तो आपकी जो स्टोरेज होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है, आप जितना डाटा वहाँ पे स्टोर करोगे बकेट्स के अंदर। अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी अप टू 5 TB। यहाँ पे एक चीज होती है कि वो वैसे या तो आपको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हो, बट एक टाइम में आपका एक ऑब्जेक्ट या एक फाइल 5 TB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज यूज कर सकते हो, बट एक टाइम में जो आप कोई फाइल, कोई अपना ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे, उसका साइज 5 TB ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक दफा उसको अपलोड कर लो, फिर मल्टीपल टाइम उसको 5 TB अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट एट अ सेम टाइम जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो, तो सिंगल ऑब्जेक्ट 5 TB ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ये एक यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है। Amazon S3 is designed for 11.9s ड्यूरेबिलिटी। कस्टमर्स हैव ग्राउंड परमिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि AWS वाले आपको बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे 11.9s ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। 11.9 का मतलब क्या होता है? 11.9 का ये होता है कि आपको यहाँ पे परसेंटेज दी जाती है कि आपका यहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आपको यहाँ पे 11.9s
मतलब 11 9 का मतलब होता है 99.999, मतलब 11 टाइम 9% आपको ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपका डाटा इतने परसेंट सिक्योर होता है यहाँ पे। कस्टमर्स हैव ग्रैन्युलर एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स, तो फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट परमिशन साइन करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज लगाते हैं जिसको भी आपने परमिशन देनी है। फिर हम वो बाद के काम होते हैं, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लिया करें। ये नीचे जो आपके होती हैं एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको स्किप ना किया करें, इसको पढ़ लिया करें। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑलमोस्ट एनी डाटा फाइल सच एज डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो, कोई भी आपका डाटा हो सकता है, उसको आप अपलोड कर सकते हो। When you add objects to a bucket, you must give them a unique name, which is called a object key। ठीक है, तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो उसको आप कोई ना कोई नेम देते हो। Amazon S3 इज ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती है। इफ यू वांट टू चेंज अ पार्ट ऑफ फाइल, यू मस्ट मेक द चेंज एंड देन रीअपलोड। अगर फर्ज कर लें आपने कोई फाइल अपलोड की है, आप फाइल के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हो, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपके पास आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आपको दोबारा रीअपलोड करना पड़ेगा उसे। ठीक है, आप S3 के अंदर डायरेक्टली उसको मॉडिफाई या एडिट नहीं कर सकते फाइल को, तो आपको दोबारा से रीअपलोड करना पड़ेगा एडिट करके। बकेट्स क्या होती हैं? बकेट्स और लॉजिकल कंटेनर्स होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे डाटा को कैरी करते हैं। तो एक तरह के वो कह रहे हैं कि आप, उन्होंने आप बोला कि एक तरह के कंटेनर्स होते हैं। यू हैव वन और मोर बकेट्स इन योर अकाउंट, फॉर ईच बकेट यू कैन कंट्रोल एक्सेस रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर हम डिफरेंट परमिशन भी साइन करते हैं और डिफरेंट चीजें वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा वही बात बता रहे हैं कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज यूज कर सकते हो, बट एट अ टाइम आपका जो फाइल साइज है वो 5 TB ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं Amazon S3 के फीचर्स क्या है इसके अंदर। फीचर्स यहाँ पे ये हैं, क्या क्या एडवांटेज या फीचर्स हैं इसके अंदर। यू कैन virtually स्टोर एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू वांट। ठीक है, वही बात की अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हो यहाँ पे अपलोड। बाय डिफॉल्ट योर डाटा इज प्राइवेट एंड यू कैन ऑप्शनली इनक्रिप्ट इट। इसका मतलब ये है कि आप जब फर्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो S3 के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वो फाइल होती है, जो डाटा होता है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता ओवर द इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट होता है, तो आपको आपको उसको एक्सप्लिसिटी या मैनुअली पब्लिक करना पड़ेगा, फिर आप उसको एक्सेस कर पाओगे अपने डाटा को। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको अभी गौर से पढ़ लें, सुन लें। मैं आपको अभी इसके बाद लैब भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें एक्चुअली होती किस तरह की हैं। डाटा इज स्टोर रिडंडेंटली, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा होता है वो मल्टीपल जगह के ऊपर स्टोर किया जाता है। इसको भी आगे जाके पढ़ेंगे। यू कैन रिट्रीव डाटा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ओवर द इंटरनेट, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फाइल डाटा अपलोड करते हो तो उसका एक यूआरएल बन जाता है। तो आप उस यूआरएल से उस डाटा को कहीं से भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। इसका ये मतलब है। बकेट नेम्स मस्ट बी यूनिक अक्रॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि आपका जब आप बकेट क्रिएट करते हो, आप जब बकेट क्रिएट करते हो तो बकेट का जो नेम होता है ना वो यूनिक होना चाहिए अक्रॉस ऑल द बकेट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी AWS की बकेट्स बनी हुई हैं, जिसने बनाई हुई है, कोई भी नेम आपकी नेम से मैच ना करता हो। ठीक है, तो आपका जो नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए उस बकेट का। अगर यूनिक नहीं होगा तो वो आपकी बकेट क्रिएट नहीं होगी। मैं आपको ये दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। ये लिखा हुआ है, बकेट्स नेम आर यूनिवर्सल। आपके जो नेम होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। एंड मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग बकेट नेम्स इन Amazon S3, तो एग्जिस्टिंग बकेट जो बकेट अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे यूनिक होना चाहिए। अगर कोई बकेट बनी है और वो फिर डिलीट हो गई है, किसी ने कर दिया, तो अगर वो उसका नेम आप फिर यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, ये जो यूनिकनेस जो है ये खाली स्टोरेज सर्विस तक ही है? मतलब जो नेम जो है बकेट का, हम्म हम ये खाली सिर्फ S3 की जो सर्विस है सिर्फ इसके लिए है, या रेस्ट ऑफ द अदर तमाम सर्विसेज के लिए हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी हम सर्विस ले रहे हैं तो वो उसमें यूनिकनेस लाजमी होनी चाहिए? नहीं, हमारी जो बकेट है ना उसका सिर्फ नेम यूनिक होना चाहिए। ओके। ठीक है, बाकी जो हमारे पास स्टोरेज सर्विसेज है ना उनका फिर अलग होता है, उनका नेम नहीं होता, वो आप सेम रख सकते हो। बाकी जो हमारे पास वॉल्यूम स्टोरेज होता है EBS, उस तरह के सर्विस, उसका नेम आप रख सही। सकते हो।
और जो फाइन फाइन। जो आप बकेट के अंदर डाटा स्टोर करते हो, ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो, तो हर फाइल का नेम भी डिफरेंट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है ठीक। विद इन बकेट। क्योंकि ऑब्वियसली आप दो फाइल जो है ना रखोगे डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपसे पूछेगा कि भाई ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपको बताएगा। ठीक है, तो वही चीज। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस के बारे में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा है ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम जाते हैं AWS के ऊपर। मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पे। और हमने क्योंकि S3 सर्विस यूज करनी है तो S3 के लिए ना आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो S3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन फर्ज करने आपका डैशबोर्ड है, तो आपने जो भी रिसेंट सर्विसेज आपने काम किया था जिसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में शो कर रहा होता है। तो यहाँ मुझे शो कर रहा है S3, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी अगर आपने देखना हो कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट बकेट का। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखना को मेरे पास पहले से कितनी बकेट बनी हुई है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ बकेट्स पे क्लिक करके। तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें मैंने डाटा को स्टोर करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक बकेट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो बकेट को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट बकेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये होता है बकेट नेम, जो यूनिवर्सल यूनिक होता है आपका। ये लिखा भाई हुआ है बकेट नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है, जितनी बकेट्स बनी हुई हैं उनमें यूनिक होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई बकेट। ठीक है, मैंने नेम रख दिया। उसके बाद रीजन चूज करना है कि मेरी जो बकेट है मैं किस रीजन के अंदर बनाना चाह रहा हूँ। तो डिफरेंट रीजन जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहें, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन होता है कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट। फर्ज करने पहले से ही ऑलरेडी आपके पास कोई बकेट बनी हुई है, आपने उसके ऊपर जो सेटिंग अप्लाई की हुई है ना, आप सेम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से उसको चूज करके। तो क्योंकि मेरे पास पहले से कोई बकेट बनी नहीं हुई, मैं इसको फिलहाल अभी रहने देता हूँ। ये जो नीचे वाले ऑप्शन होते हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट की ओनरशिप के लिए। एक्चुअली दो चीजें होती हैं। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बकेट क्रिएट करेंगे। उस बकेट के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम वहां पे स्टोर कर रहे हैं अपने डाटा को यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो फर्ज कर लें बकेट का तुम्हारा डाटा है ये वाला। अब ये जो बकेट होती है ना, इसके ऊपर अलग से पॉलिसी लगती है, परमिशन पॉलिसीज लगती हैं इसके ऊपर। आपने किसको एक्सेस देनी है, किसको रीड एक्सेस देनी है, किसको राइट एक्सेस देनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो बकेट की पॉलिसी अलग होती है, ऑब्जेक्ट्स की पॉलिसी अलग होती है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स को भी पब्लिक एंड प्राइवेट कर सकते हो, आप बकेट को भी पब्लिक एंड प्राइवेट कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो। तो दोनों की अलग अलग परमिशन एंड पॉलिसीज होती हैं, आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। ये जो चीज है ना, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ये पॉलिसी लग रही है एक्चुअली ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना, अभी मैं इसको कर रहा हूँ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है ये वाला, तो मैं इसको ACL अभी डिसेबल कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको डिसेबल क्यों किया था। ठीक है, वैसे इसका मतलब होता है, चल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखना कि मैंने इसको क्या किया हुआ है, ACL डिसेबल किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ACL डिसेबल, मैं इसको इनेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा इसको। उसके बाद ये तो हमने परमिशन असाइन कर दी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मुझे बकेट के ऊपर भी ऑब्वियसली परमिशन साइन करनी है। तो बकेट को मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, कि मैं अपने बकेट के ऊपर तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी मेरे बकेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर रहा हूँ तमाम एक्सेस को। तो ये वाली जो पॉलिसी है ACL, ये लगेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो ये वाली है ये लगेगी बकेट के ऊपर। ठीक है, तो वहां मैं ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट ओनरशिप के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को प्राइवेट किया है, और यहाँ पे मैंने अपनी जो मेरी बकेट है उसको प्राइवेट किया है। मतलब कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बाकी बकेट वर्जनिंग,
इसको आगे जाके पढ़ेंगे, इसका टॉपिक आने वाला है उसको तब हम पढ़ेंगे। बकेट वर्जनिंग भी हमारे पास होता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप डिफरेंट वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के फाइल्स के, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जैसे बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट बकेट। तो मेरी बकेट में भी अभी वो क्रिएट ना करे, ठीक है, देखिए उसने क्रिएट नहीं की, मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। ऊपर जाता हूँ तो वो कह रहा है कि भाई ये जो नेम है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दुनिया में कोई पर्सन जिसकी बकेट का ये नेम है, तो इसको चेंज कर लें। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, 112 लिख देता हूँ। इसलिए आपकी बकेट का जो नेम होता है यूनिक होना चाहिए। मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ, आप बन जाएगी। बन गई मेरी बकेट। ये देखें, माई बकेट 112 के नाम से मेरी बकेट बन गई। पर किस रीजन के अंदर बनी है, यहाँ पे आपको रीजन शो कर रहा है, यूएस नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस ईस्ट वन। तो मुझे बता सकते हैं यूएस ईस्ट का मतलब तो होता है कि नॉर्थ वर्जीनिया, वन का मतलब क्या है? जी, कोई मुझे बता सकता है? यूएस सर ईस्ट। के रीजन में मल्टीपल वो डाटा सेंटर्स होंगे, तो हम्म। उनमें से एक वो। बिल्कुल, जो डाटा सेंटर या जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ये वन उसको डिफाइन करता है, 1 2 3, ठीक है। सॉरी, ये जो यूएस ईस्ट वाला है हमारा नॉर्थ वर्जीनिया ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी सर्विस होती है ना ये वाली, कुछ सर्विस होती हैं वो ग्लोबल होती हैं, कुछ होती हैं वो रीजन वाइज होती हैं, कुछ होती हैं वो जोन वाइज होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी, आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी बकेट है ना ये वाली, वो हमारी जो है ना ये रीजन वाइज बनती है, ग्लोबल सर्विस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्लोबल है, तो ग्लोबल सर्विस होती है, तो इसको आप पूरी दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूएस ईस्ट वन का मतलब होता है कि ये इस रीजन के अंदर बन रही है। अगर आगे कुछ आ जाता है, ए बी सी आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिक जोन के अंदर बन रही है, ठीक है। तो जब हम EC2 बनाते हैं, तो क्योंकि रीजनल सर्विस होती है, वहां पे हम अवेलेबिलिटी जोन भी डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हमें चीजें ए बी सी आगे नजर आ रहा होता है। आगे देखें, वैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लास्ट में डिजिट आ रहे होते हैं, इसका मतलब रीजन है, और जिसके लास्ट पे कोई नेम जो है वो किसी अल्फाबेटिक से एंड हो रहा है, A B C, तो उसका मतलब वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन को स्पेसिफाई कर रहा है। यहाँ पे देखें, बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, ये हमारी बकेट भी पब्लिक है और हमारे ऑब्जेक्ट्स भी पब्लिक है, सॉरी, बकेट भी हमारी प्राइवेट है और हमारे ऑब्जेक्ट्स भी प्राइवेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी मैं अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, अपनी बकेट के अंदर आ गया हूँ मैं, उस पर क्लिक करके, अब मैं यहाँ पे कोई डाटा को अपलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे अपलोड का, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप के ऊपर या मेरे सिस्टम के अंदर जो भी मैं अपलोड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे उसको इजीली कर सकता हूँ। ऐड फाइल्स पे क्लिक करें, ये ऐड फाइल्स या फोल्डर्स अगर आप करना चाहें या फाइल्स पे क्लिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड फाइल्स करो। फाइल्स करने के बाद मेरे यहाँ पे ना कुछ मेरे पास एक स्टैटिक वेबसाइट पड़ी होगी, तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई स्टैटिक वेबसाइट है उसको भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। मैं जाता हूँ यहाँ पे, आई थिंक मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी फाइल ना कुछ स्टैटिक वेबसाइट पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास तीनों फाइल्स यहाँ पे आ गई। अब सिंपल एक्सक्यूज मी, आपने, जी, ये फाइल्स हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं या इसको सिर्फ स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, अगर आपने एडिट करना है ना कोई चीज़, तो आपको दोबारा से री अपलोड करना पड़ेगा एडिट करके अपने सिस्टम में से, ठीक है। तो आप S3 के ऊपर डायरेक्टली उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको ठीक है, एक्सेस तो कर थैंक यू। सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अपलोड, मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो फाइल्स होंगी, मेरी बकेट के अंदर स्टोर हो जाएंगे आके। क्लोज करें यहाँ से, तो ये देखते हैं मेरी बकेट के अंदर तीनों फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, तो इसका मुझे यूआरएल चाहिए होगा, तो यूआरएल लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे जो है ना परमिशन के अंदर जाके, प्रॉपर्टीज में जाके, आई थिंक ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, अगर अगर आप यहाँ पे कोई स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट पे क्लिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनेबल।
ये मेरा स्टैटिक वेबसाइट है। यहाँ पे लिख देता हूँ index.html। और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, सेव चेंजेस कर दें। अब इसका यूआरएल बन जाएगा, आप उसको कॉपी करके इसको एक्सेस कर सकते हैं ओवर द ब्राउजर के थ्रू। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना यहाँ पे आके, तो ये मुझे एक्सेस नहीं देगा अभी। ठीक है, ये मुझे ये अभी एक्सेस नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी पब्लिक है, जो फाइल्स मैंने अपलोड किए हैं वो भी पब्लिक है, और उसके अंदर जो मेरी बकेट है उसका वायर वो भी प्राइवेट है। सॉरी, मेरी ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट है और मेरी बकेट भी प्राइवेट है, मुझे दोनों को पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी बकेट को पब्लिक कर देता हूँ। तो बकेट को पब्लिक करने के लिए क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे परमिशन में आना होता है। ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं, जो भी आपने फाइल अपलोड की थी। ये है परमिशन टैब। परमिशन टैब पे आप क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, जिसको मैंने वहाँ पे टिक किया था ना जब हम स्क्रिप्ट बना रहे थे, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, ये ऑन है, तो इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो डिसेबल किस तरह करना है, इसको अनटिक करें, तो मैं इसको सेव चेंजेस कर दें सिंपल, यहाँ पे कंफर्म भी कर दें। और मेरी बकेट पब्लिक हो चुकी है। ठीक है, मेरी जो बकेट है पब्लिक हो चुकी है। इसका मतलब है कि क्या मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ? इसको रिफ्रेश करूंगा तो मैं अभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बकेट तो पब्लिक हो चुकी है, लेकिन उसका जो मेरे ऑब्जेक्ट है ना वो अभी प्राइवेट ही है। उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। तो उसको पब्लिक करने का क्या तरीका होता है, मैं दोबारा जाता हूँ बकेट के अंदर, और यहाँ पे देखें, इस पे परमिशन पे जाता हूँ। परमिशन पे जाने के बाद आपने, मैं आपको यहाँ से पहले दिखाता हूँ। इसको पब्लिक करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे होता है, इस पे क्लिक करें, एक्शन में जाएं। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, मेक पब्लिक यूजिंग ACL। तो मैं इसको पब्लिक कर लूँ। ठीक है, मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है कि इसको पब्लिक कर लें, लेकिन मुझे ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। हाइड आइए। क्यों? क्योंकि जब मैं बकेट बना रहा था ना, तो वहां पे मैंने क्या किया था, ACL को डिसेबल कर दिया था, कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को ACL के थ्रू पब्लिक या प्राइवेट नहीं कर सकता, या पब्लिक नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक पॉलिसी लिखनी पड़ेगी, एक कोड लिखना पड़ेगा, जिसके थ्रू मेरे ऑब्जेक्ट पब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन आप अगर इसको ACL के थ्रू ही पब्लिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, परमिशन में जाना पड़ूंगा, और जब जहाँ आपने ACL को डिसेबल किया था उसको इनेबल कर दें। ऑब्जेक्ट ओनरशिप में आके एडिट पे क्लिक करें, इसको जरा यहाँ पे इनेबल कर दे, ACL इनेबल यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक्नोलॉजी कर देंगे, मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। सेव चेंजेस करें, तो मेरी बकेट भी पब्लिक हो चुकी है, मैंने ACL भी इनेबल कर लिया है। अगर अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो अब भी मुझे अभी एक्सेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सेटिंग चेंज की है ना, मैंने अभी अपने ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक नहीं किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे एक्शन में जाके, अब जो मुझे पहले ऑप्शन शो नहीं हो रहा था अब मुझे शो हो रहा होगा, ये देखें, मेक पब्लिक यूजिंग ACL। अब मैं इस पे एक सिंगल क्लिक करके अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स पब्लिक हो जाएंगे। मेक पब्लिक, इस पे क्लिक कर दें। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए, मुझे मेरा एक वेब पेज है, एक स्टैटिक वेबसाइट है, मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो किसी भी आप जब, यही चीज होती है स्टोरेज के अंदर, S3 के अंदर, कि आप यहाँ पे अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो, उसको पब्लिक भी कर सकते हो, उसको प्राइवेट भी कर सकते हो, तो डिफरेंट परमिशन उसके ऊपर साइन कर सकते हो, डिफरेंट उसको पॉलिसी साइन कर सकते हो। अब अगर मुझे इसको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो अभी स्टैटिक वेबसाइट थी, अगर हम इसमें हम डायनामिक वेबसाइट अपलोड कर दें तो वो चलेगी? नहीं, वो फिर उसके लिए फिर आपको पूरा सर्वर रेडी करना पड़ेगा ना। ठीक अच्छा, है, विदाउट डेटाबेस फिर नहीं क्या? चलता? हाँ,
तो उसके लिए अगर आपने कोई डायनामिक वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसके लिए फिर आपको एक पूरा सर्वर रेडी करना पड़ेगा, वो सारी वहाँ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आपको जो वर्चुअल मशीन होती है, EC2 होती है, उसको जो है ना वो रेडी करना पड़ेगा। अगर कोई आपका सिंपल कोई वेब पेज है, उसको आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई स्टैटिक वेबसाइट है तो। अच्छा, इधर जस्ट वो डेटाबेस वाला कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आपका डाटा पड़ा हुआ है तो वो कर सकते हो, जिस तरह कोई डाटाबेस के बैकअप्स हैं आपके, तो वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट एनी टाइप ऑफ डाटा, एनी अमाउंट ऑफ डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जरा यहाँ पे ना डिलीट कर देता हूँ इनको। मैं दोबारा से कोई न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड करता हूँ। वो कह रहा है कि डिलीट करने से पहले अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं परमानेंट डिलीट। मैं लिख देता हूँ परमानेंट डिलीट और इसको डिलीट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब मेरी बकेट एम्प्टी हो गई है। ठीक है, अब मैं दोबारा से कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, ऐड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, और मेरे डेस्कटॉप पे कोई ना पिक्चर हम ले लेते हैं, ये वाली, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करूंगा तो क्या मुझे एक्सेस देगा ये देखें, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है ना। तो मेरी बकरी भी पब्लिक हो चुकी है, मेरा ACL मैंने उसको इनेबल कर लिया है। तो क्या अगर अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, इसका मैं कॉपी URL कर लेता हूँ और मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ पे जाके, तो क्या मुझे एक्सेस देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? या देगा तो क्यों नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया इसने? सर, ये नया आपने वो बनाया है ना, आप ऑब्जेक्ट जो लिया है, हाँ, तो तो इसको हमने दोबारा से असाइन करनी पड़ेगी ना बिल्कुल, हमने परमिशन। डॉक्यूमेंट के अंदर ये पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई डाटा अपलोड करते हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। आपको उसको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब भी कोई फर्स्ट टाइम डाटा अपलोड करोगे तो उसकी डिफॉल्ट जो नेचर क्या होती है, प्राइवेट होती है। तो ये भी एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है सम टाइम क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्शन में जाऊंगा, एक्शन में जाके लास्ट में जाके इसको पब्लिक कर दूंगा, मेक पब्लिक यूजिंग ACL, मेक पब्लिक क्लिक करूंगा। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक्सेस दे देगा। ठीक है, तो ये इसका मैंने एक छोटी सी लैब दिखाई है अभी आपको। हम आगे जाके इसको सारी चीजें पढ़ेंगे कि परमिशन के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चीजें आती हैं। लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा, मैं आपको सिर्फ वही दिखाना चाह रहा था कि बकेट नेम किस तरह यूनिक होना चाहिए, बकेट क्रिएट किस तरह करते हैं, बकेट को पब्लिक प्राइवेट किस तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट को पब्लिक प्राइवेट किस तरह करते हैं, और ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट नेचर क्या होती है। कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, प्राइवेट होता है, आपको पब्लिक करना पड़ता है उसे। अच्छा, इसमें फाइल रिप्लेस का भी ऑप्शन होता है या वो डिलीट करके दोबारा नई फाइल अपलोड करनी पड़ती है? मतलब किस तरह? लेट सपोज हमने अक्सर वैसे कोई भी फाइल अपलोड हुई हो या अपनी प्रोफाइल इमेज ही है, वो हम्म। फिर हम रिप्लेस का ऑप्शन होता है उसमें। हाँ। इसमें हमारी सारी फाइलें हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट या कोई भी फाइल है उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो हम्म। रिप्लेस वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, वो बस उसको पहले डिलीट करेंगे और दोबारा उसी नाम से दोबारा अपलोड करेंगे ना। हाँ, देखें, ये देखें, मैंने इसको अपलोड किया है ना, इमेज डॉट हम्म। जेपीजी इसका नाम है, तो मैं हम्म। दोबारा इसी को मैं री अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब देखें उसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग की है या नहीं की, तो मैं इसी को दोबारा यहाँ पे अपलोड करूंगा तो मुझे क्या देगा? ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है, तो उसने देखिए हम्म। वही हमारे वही फाइल है हमारे पास। तो अगर आप कोई चेंज करके करोगे ना, अगर तो फाइल का नेम सेम है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक ओके, है। ठीक। ठीक है, तो अगर जो है ना अगर आपका फाइल डिफरेंट नेम है, उसके अंदर कंटेंट सेम है, तो फिर ऑब्वियसली वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, वो अलग से ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा आपके ऑब्जेक्ट बकेट के अंदर। अब मैं अगर बकेट को डिलीट कर दूं, बकेट पे आता हूँ, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ यहाँ से, तो वो कह रहा है कि आप बकेट तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसके बकेट एम्प्टी ना हो आपकी। ठीक है, तो बकेट के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर बकेट डिलीट होगी। डायरेक्टली आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे
वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं तो वो इसलिए हमें या समटाइम यहाँ पे कंफर्म करना पड़ता है। अब मैं बकेट को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके इसके ऊपर हम मजीद काम करेंगे, अभी सिर्फ हमने थोड़ा सा पढ़ा है। S3 आगे भी आएगा हमारे पास, इसकी पूरी लैब है आगे, तो तब हम इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि S3 क्योंकि फर्स्ट सर्विस हम पढ़े तो आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली काम किस तरह करता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है S3 फीचर्स, और इस तरह इसके ऊपर काम किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो S3 हमें सर्विस तो दे दी है AWS वालों ने, लेकिन S3 के अंदर डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस बनी होती हैं। S3 के अंदर डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस बनी होती हैं। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग। जिस तरह हम ट्रेन में जाते हैं या प्लेन में हम सफर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस बनी होती है ना, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास बनी होती है। इसी तरह S3 के अंदर डिफरेंट क्लासेस बनी होती है। Amazon S3 स्टैंडर्ड क्लास, S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग क्लास, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन, सिंपल सर्विस ग्लेशियर, एंड S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो डिफरेंट इसका जो है ना वो क्यों जरूरत पेश आई, इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि हो सकता है कि आपके डाटा का नेचर अलग अलग हो। ठीक है, आपने डाटा को किस तरह रिट्रीव करना है, किस तरह एक्सेस करना है, तो इसलिए उन्होंने डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस आपको बना के दे दी। अब देखें स्टैंडर्ड हम कब यूज करते हैं, जो हमारी सबसे पहले स्टोरेज क्लास होती है ना वो होती है स्टैंडर्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक और क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, या अभी जब मैंने उसको अपलोड किया था ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो डिफॉल्ट क्लास होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो होती है S3 स्टैंडर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट की। जिस तरह, ठीक है, जिस तरह जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो उसकी डिफॉल्ट नेचर क्या होती है, प्राइवेट होती है। इसी तरह जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम या फाइल अपलोड करते हो, वो हमेशा किस क्लास में जाकर स्टोर होता है, Amazon S3 स्टैंडर्ड के अंदर जाकर स्टोर होता है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट उसकी ये नेचर होती है। अगर बाद में आप उसको चेंज करना चाहो तो आप उसको, उसकी जो स्टोरेज क्लास होती है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इसके अंदर ये होता है कि जिस तरह Amazon S3 स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप हमेशा वो डाटा स्टोर करोगे जिसको आपने फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, डेली बेसिस पे एक्सेस करना है, या बहुत ज्यादा आपने एक्सेस करना है उसको डाटा को। ठीक है, उसको आप यहाँ पे रखोगे Amazon S3 स्टैंडर्ड के अंदर। ऐसा डाटा जो आपने इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, बहुत कम, आपने बहुत रेयरली एक्सेस करना है डाटा को। ठीक है, तो उसको आप रखोगे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर, IA के अंदर। तो ये दोनों सेम काम है, मैं बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा डाटा जिसको आपने बिल्कुल ही एक्सेस नहीं करना, या आपने साल में एक बार या दो बार एक्सेस करना डाटा को, तो उसको आप रखोगे यहाँ पे ग्लेशियर के अंदर या डीप आर्काइव के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप बेस्ट डिसीजन लेते हो तो आपको यहाँ पे जो कॉस्ट है ना वो फिर कम पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर जो रिट्रीवल कॉस्ट होती है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, किसी भी डाटा को स्टोर करने की जो रिट्रीवल कॉस्ट होती है ना, आपने डाटा को स्टोर किया उसको बाद में आप रिट्रीव करेंगे, डाउनलोड करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन इन फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर, या यहाँ पे ग्लेशियर के अंदर, यहाँ पे जो रिट्रीवल कॉस्ट होती है वो कम होती है। इसलिए AWS वाले आपको कहते हैं कि भाई हमने आपके लिए आसानी ये कर दी कि अगर आपका डाटा है तो आप जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है आप उसको यहाँ पे स्टोर करो, जिसको आपने रेयरली कम एक्सेस करना है उसको आप यहाँ पे करो, महीने में 2 3 4 बार उसको यहाँ पे कर लो, और जिसको आपने साल में 1 2 बार करना है, ठीक है, जिस तरह लॉन्ग टर्म बैकअप होता है हमारे पास, या हमारे पास आर्काइव डाटा होता है, तो उसको फिर हम कहाँ स्टोर करें, उसको आप फिर स्टोर कर लें स्टोरेज ग्लेशियर के अंदर या डीप आर्काइव के अंदर। इससे क्या होगा, इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, इसलिए वो हमें ये ऑप्शन देते हैं। अब मजीद पढ़ लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड के अंदर जब भी आप कोई डाटा फर्स्ट टाइम अपलोड करते हो तो वो हमेशा कहाँ जाता है, स्टैंडर्ड के अंदर। फिर दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो या फाइल अपलोड करते हो, डाटा स्टोर करते हो अपनी S3 के अंदर, तो AWS वाले क्या करते हैं, आपके डाटा को मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू AWS डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने फर्ज कर लें ये डाटा स्टोर किया, ये वाला ये डाटा स्टोर किया आपने यहाँ पे इस बकेट के अंदर,
तो AWS वाले क्या करते हैं, वो आपके इसी डाटा को मल्टीपल लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर कर देते हैं, यहाँ भी कर देंगे यहाँ भी कर देंगे, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। इसलिए हमने एक लफ्ज पढ़ा था अभी पीछे, रिडंडेंटली। ठीक है, कि आपका डाटा जो हाई अवेलेबल होता है, आपका डाटा कभी भी यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। आप कहेंगे मेरा डाटा यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई वहाँ पे डिजास्टर आ गया तो क्या होगा, उस रीजन के अंदर रीजन डाउन हो गया, ठीक है, वहां पे कोई अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा मेरे पास, ये डाटा सेंटर डाउन हो गया तो। लेकिन AWS वाले कहते हैं कि हम आपके डाटा को एटलीस्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रेप्लिकेट करते हैं विद इन द सेम रीजन। ठीक है, वो आपको नहीं पता था कहाँ हो रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं बैकएंड के ऊपर। लेकिन आप जब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो कहाँ से होगा, जहां आपने स्टोर किया हुआ है। मैंने एक दफा ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया, वो 3 मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाके और भी स्टोर हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ हुआ लेकिन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर AWS की तरफ से कल को कोई ऐसा इशू आता है कि उनका कोई यहाँ पे रीजन डाउन हो जाता है या अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है, तो फिर आप यहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, इसका ये ऑप्शन होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर हो रहा होता है। और स्टैंडर्ड को कब यूज करते हैं, स्टैंडर्ड को हम इसलिए यूज करते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा होता है, जिसको आप ज्यादा एक्सेस करते हो, डेली बेसिस पे एक्सेस करते हो, उसको आप यहाँ पे स्टोर करते हो स्टैंडर्ड के अंदर। टीयर को हम बाद में पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे Amazon स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस, ये भी सेम उसी तरह है जो S3 स्टैंडर्ड की तरह ही ये सेम क्लास है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। इसके अंदर ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका डाटा मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं होता। सॉरी, वो ये वाली है। ठीक है, इसमें भी इसका भी सेम है। S3 स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे वो डाटा स्टोर करोगे जिसको आप इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, बहुत कम एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ भी सेम वही होता है कि आप जब इस क्लास के अंदर स्टोर करोगे अपने डाटा को, तो आपका डाटा मल्टीपल लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर हो जाएगा। इसका भी देखें, इसका नेम और इसका नेम ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें एक चीज आ रही है, इन फ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन। वन जोन का मतलब है कि यहाँ पे भी सेम होता है कि आपने इस स्टोरेज क्लास को तब यूज करना है जब आपने डाटा को इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है। लेकिन यहाँ पे आपका डाटा जहाँ पे आपने उसको स्टोर किया है वहीं स्टोर होगा, वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं वन जोन। वन जोन आपका डाटा एक ही जोन में पड़ा हुआ है जहाँ पे आपने स्टोर किया है, उसकी कॉपीज क्रिएट नहीं हो रही मल्टीपल लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अगर कल कोई रीजन डाउन हो गया तो फिर आपका डाटा गया, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते बाद में। वैसे ऐसा होता नहीं है कि रीजन डाउन हो जाए उनका, ऐसा कभी हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है कभी फ्यूचर में, तो इसलिए ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर फीचर कम है तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी हमें यहाँ पे डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर हम डाटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगी, अगर हम यहाँ पे डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो कॉस्ट कम पड़ेगी, यहाँ पे कर रहे हैं तो कॉस्ट और कम हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स कम है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और स्टोरेज क्लास आती है, ग्लेशियर, सिंपल स्टोरेज ग्लेशियर। इसके अंदर आप वो डाटा स्टोर करोगे जो आपने बहुत रेयरली एक्सेस करना है, डाटा को साल में 1-2 बार आपने एक्सेस करना है, लॉन्ग टर्म बैकअप्स आपके डाटाबेस के, या आपका डाटा हम आर्काइव कर देते हैं डाटा को, बहुत रेयरली चांस होता है हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसको फिर आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ग्लेशियर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, डीप आर्काइव के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, इन दोनों के अंदर किसी भी के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ग्लेशियर के अंदर और डीप आर्काइव के अंदर ये होता है कि सिर्फ रिट्रीवल का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब फर्ज कर लें आपने एक डाटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और एक आपने फाइल यहाँ पे स्टोर की हुई है इस क्लास के अंदर, तो अगर आपने 6 महीने बाद डाटा को एक्सेस करना है इस क्लास से, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे और आपको जो डाटा मिलेगा ना वो विद इन आवर्स मिलेगा। ठीक है, विद इन 1 आवर या 2 आवर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे डाटा। इसके डिफरेंट रिट्रीवल ऑप्शन होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे डाटा स्टोर किया हुआ है तो उसको अगर आपने रिट्रीव करना है, आपको चाहिए डाटा, तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, आपको डाटा यहाँ पे कैसे मिलेगा, विद इन 12 आवर्स मिलेगा। तो यहाँ पे रिट्रीवल टाइम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये जो हमारे पास स्टोरेज होती है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये लोएस्ट कॉस्ट स्टोरेज होती है हमारे पास। अगर आपसे पूछा जाए कि S3 के अंदर सबसे लोएस्ट स्टोरेज क्लास कौन सी है, तो वो हमारे पास ये है, Amazon S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक।
इसलिए हम अपनी स्टोरेज को कम करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। स्टैंडर्ड में आप उसको रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, और भी बाकी आपके पास स्टोरेज ऑप्शंस है, आप उसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास एक और चीज होती है S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब देखें, आपने डाटा सारा स्टोर कर दिया स्टैंडर्ड के अंदर। अब उसमें अब आपको तो नहीं पता ना कि कौन सा डाटा हमारा फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, कौन सा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है। ठीक है। अगर आपको पता भी है तो आप उसको किस तरह जो है ना वो उसकी क्लास चेंज करेंगे। तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल होगा कि उसकी क्लास को चेंज करना, कि स्पेसिफिक डाटा को पकड़ के उसकी क्लास को चेंज करना। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक सर्विस होती है Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। ये क्या करती है? ये आपकी डाटा की क्लास को चेंज कर देती है। ठीक है। अब फर्ज कर लें आपका डाटा यहाँ पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है। वो 30 डेज से एक्सेस नहीं हो रहा, वो वैसे पड़ा हुआ है, कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा, कोई ऐसी फाइल है। तो इंटेलिजेंट टीनिंग क्या करेगा? उसको उठाएगा और उसको उठा के इन फ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल देगा, उसकी क्लास चेंज कर देगा। ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट 30 डे भी वो यहाँ से भी एक्सेस नहीं हो रहा, तो उसको यहाँ से उठाएगा और जो है ना उसको ग्लेशियर के अंदर डाल देगा जाके। तो इस तरह इंटेलिजेंट बेस पे ऑटोमेटिकली आपके डाटा की क्लास चेंज होती रहती है। जो डाटा आपका फ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है उसकी क्लास वही वही रहती है। जो डाटा आपका इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, इंटेलिजेंट टियरिंग क्या करता है? उसकी क्लास चेंज कर देता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है Amazon S3 मॉनिटर एक्सेस पैटर्न। वो डाटा के पैटर्न को एक्सेस करता है कि डाटा किस तरह एक्सेस किया जा रहा है आपका, ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन Amazon टियरिंग। इन देन मूव्स द ऑब्जेक्ट दैट हैव नॉट बीन एक्सेस फॉर 30 consecutive days to the infrequent access tier. If an object in infrequent access tier is accessed, it is automatically moved back to the frequent access tier. ठीक है। तो अगर कोई डाटा यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर, और वहां से उसको कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो दोबारा उसकी क्लास को चेंज कर दिया जाएगा। दोबारा उसको यहाँ से उठा के इस क्लास के अंदर ले आएगा इंटेलिजेंट टेरिंग। ठीक है। तो इंटेलिजेंट टेरिंग एक इंटेलिजेंट सर्विस होती है जो ऑटोमेटिकली ये काम कर रही होती है हमारे डाटा की एक्सेस पैटर्न को जो है ना मॉनिटर करते हुए। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारे पास आता है कि आप अपने डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह? वो हमने पढ़ लिया कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं तो हमारे डाटा का एक यूआरएल बन जाता है, तो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ओवर द इंटरनेट, ब्राउजर के थ्रू, कहीं से भी, कंसोल के थ्रू, या डिफरेंट चीजें हमारे पास होती हैं। तो मैंने आपको यूआरएल भी दिखाया था। यूआरएल किस तरह होता है कि जब आप बकेट बनाते हो तो उसका ये यूआरएल बन जाता है HTTPS S3 AP North East 1। ये आपके रीजन को डिफाइन करता है कि आपकी बकेट किस रीजन के अंदर बनी हुई है। आगे उस कंपनी का नाम आ जाता है Amazon AWS.com, और फिर आगे बकेट नेम आ जाता है। ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का यूआरएल बनता है वो यहाँ तक सेम ही होता है कि किस ऑब्जेक्ट से वो बिलोंग करता है, और लास्ट पे उस ऑब्जेक्ट का नाम आता है। ठीक है। तो ये उस ऑब्जेक्ट का जो है ना वो यूआरएल होता है। तो इस तरह वो यूआरएल बन रहे होते हैं जो भी हमने कॉपी किए थे। रिडंडेंसी का मतलब यही है जो मैंने आपको अभी बताया कि जब आप स्टैंडर्ड के अंदर या इनफ्लुएंस एक्सेस के अंदर डाटा को स्टोर करते हो, तो आपका जो डाटा होता है ना वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर कर दिया जाता है बाय AWS। ठीक है। तो अगर कल को आपके लोकेशन से कोई डाटा एक्सेस नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको दूसरी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। सीमलेस स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आपको स्टोरेज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि अगर मैं अपनी कोई बकेट क्रिएट की है और मैंने 5 TB का कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया है, और मुझे जो है ना वो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब मैं और भी डाटा का यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, स्टोरेज कम तो नहीं पड़ जाएगी। तो आपको अब स्टोरेज के बारे में जरूरत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम कब करते थे? जब हम ऑन प्रेमिसेस के ऊपर काम करते थे, तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत परेशानी रहती थी कि हमने अपने सर्वर की स्टोरेज को इंक्रीज करना है, वो सारी चीजें करनी है हमने बैकएंड के ऊपर। ठीक है। लेकिन वो स्टोरेज जो होती है आपकी, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड भी हो रही होती है और श्रिंक भी हो रही होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो आपको स्टोरेज के बारे में परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना कि मैंने डाटा को स्टोर किस तरह करना है। इसलिए AWS वाले कहते हैं कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। कॉमन यूज केसेस इसके क्या है? आप यहाँ पे स्टोरेज फॉर एप्लीकेशन एसेट्स, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, बैकअप्स,
डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, स्टेजिंग एरिया फॉर बिग डाटा। तो यहाँ पे एनी अमाउंट ऑफ डाटा यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। इन इवन कि आप यहाँ पे जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, जो वेब पेज आप बनाए होते हैं, वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अब हमारे पास बात आती है Amazon ऐसे प्राइसिंग की। प्राइसिंग के अंदर ये होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही जो ना एक कॉन्सेप्ट होता है, पे एज यू गो बेसिस, आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसिंग किस तरह होती है, इस तरीके प्राइसिंग किस तरह होती है, जीबीज पर मंथ। आपने एक मंथ में कितने जीबी स्टोरेज यूज की उसका पे करना पड़ेगा आपको। ट्रांसफर आउट टू अदर रीजन्स, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसफर आउट और एक होता है ट्रांसफर इन। फर्ज कर लें ये आपकी बकेट है, ये बकेट है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई डाटा स्टोर किया हुआ है, ये आपकी फाइल है, ठीक है, और ये आपके यूजर है, ये आपका यूजर है, या आप खुद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप जो है ना वो खुद है, या आपका क्लाइंट है, यूजर है, आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं। आप अपने S3 को, या आपकी S3 है बकेट, ये आपका क्लाइंट है, या आपका यूजर है, या आप खुद है, कुछ भी समझ लें। अब S3 से जब कोई जो है ना वो डाउनलोडिंग करोगे ना, ठीक है, जब आप यहाँ से डाउनलोडिंग करोगे, डाटा को एक्सेस करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आउट। ट्रांसफर आउट के हमारा जो डाटा वो बाहर गया है, निकल के हमारी बकेट से निकल के बाहर गया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आउट। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड करते हो, कोई भी डाटा यहाँ पे स्टोर करते हो, अपलोड करते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इन, क्या बकेट के अंदर हमारा डाटा आया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफर आउट टू अदर रीजन्स, क्या जब आप ट्रांसफर आउट करते हो ना, जब आप डाटा को एक्सेस करते हो, डाउनलोड करते हो, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन ट्रांसफर इन की कॉस्ट नहीं होती, ट्रांसफर इन टू Amazon S3 इसकी कॉस्ट नहीं होती, ट्रांसफर आउट की कॉस्ट होती है। आउट का मतलब ये है कि उसको एक्सेस करना, उसको डाउनलोड करना, उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है, मतलब रिट्रीवल कॉस्ट आपको पड़ती है उसकी। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर इन जो भी आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उसकी कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू डो नॉट हैव टू पे द फॉलोइंग एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम Amazon S3 टू Amazon क्लाउड फ्रंट एंड Amazon EC2 इन सेम रीजन। कि आप फर्ज कर ले, हमने कल एक सर्विस पढ़ी थी क्लाउड फ्रंट के नाम से, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि आप वहाँ पे एज लोकेशन का यूज करते हो, जहाँ पे आपको डाटा को कैशी कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप S3 से कोई डाटा कैशी करना चाहते हो क्लाउड फ्रंट के ऊपर, एज लोकेशन के ऊपर, ठीक है, और वो जो एज लोकेशन है वो भी सेम रीजन के अंदर ही है, ये आपका पूरा रीजन है, और यहीं पे आपकी एज लोकेशन बनी हुई है, यहाँ पे डाटा को कैशी करना चाहते हो, तो ये भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर आउट हो रहा है, इसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन वो कोई एजुकेशन इस रीजन से बाहर है, जहाँ पे आपकी पकड़ बनी हुई है, उस रीजन से बाहर बनी हुई है एजुकेशन आपकी, तो वहां जब आप डाउनलोडिंग करोगे तो वहां पे आपको फिर उसकी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रांसफर आउट, ट्रांसफर इन की कॉस्ट नहीं होती, ट्रांसफर आउट की कॉस्ट होती है, बट विद सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है कि अगर ट्रांसफर आउट विद इन सेम रीजन हो रहा है तो फिर कॉस्ट नहीं पड़ेगी, अगर अक्रॉस रीजन हो रहा है तो फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी। ठीक है, कि अगर आप एक रीजन के अंदर बैठ के डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर वो फ्री होता है। लेकिन अगर आप रीजन से बाहर बैठ के, यूजर आपका किसी दूसरी रीजन के अंदर बैठा हुआ है, आपकी जो फाइल है बकेट है वो किसी दूसरी रीजन के अंदर है, फिर वहां पे आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग करोगे तो फिर उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी। ठीक है, अपलोडिंग का तो नहीं पड़ेगी, लेकिन डाउनलोडिंग की वहां पे आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिसको कंसिडर किया जाता है उसकी कॉस्ट के वाले से। ये देखें, टू एस्टिमेट Amazon S3 कॉस्ट कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि इन बेस में हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, वो कौन से होते हैं? सबसे पहले आप कौन सी स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज करेंगे वहाँ पे कॉस्ट और कम हो जाएगी, ग्लेशियर यूज करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ जाएगी। तो मैटर करता है कि आप कौन सी जो है ना वो यूज कर रहे हो स्टोरेज क्लास, उस हिसाब से आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। फिर अमाउंट ऑफ स्टोरेज, आप कितने जीबी स्टोरेज यूज कर रहे हो,
द नंबर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके कितने, आप कितने जीबी स्टोरेज वहां पे यूज कर रहे हो। थर्ड वन, रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, कितने आप डाटा डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, वो सारी रिक्वेस्ट कितनी आ रही हैं, जो भी रीड राइट रिक्वेस्ट कितनी आ रही हैं आपको, वो भी इसके अंदर कैलकुलेट होती है। डाटा ट्रांसफर कितना हुआ है, डाटा ट्रांसफर आउट कितना हुआ है, डाटा ट्रांसफर इन कितना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज ट्रांसफर आउट ऑफ द Amazon S3 रीजन। डाटा ट्रांसफर इन इज फ्री बट यू इनकर चार्जेस फॉर डाटा दैट इज ट्रांसफर आउट। तो जो हम डाटा ट्रांसफर आउट करते हैं ना, उसकी कॉस्ट होती है, डाटा ट्रांसफर इन की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं S3 के अंदर, या उस बेस पे हमारी कॉस्ट हमें पड़ रही होती है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है यहाँ से, वही चीजें उनको पढ़ा दी हैं। उसके बाद की टेकअवेज है, इसको पढ़ लिया करें। Amazon S3 इज फुली मैनेज क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो एक फुली मैनेज स्टोरेज सर्विस होती है हमारे पास। यू स्टोर डाटा इन Amazon S3 एज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ बकेट, ये भी हमने पढ़ लिया। यू कैन स्टोर virtually अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ डाटा एंड एनी टाइप ऑफ डाटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। यू पे फॉर ओनली व्हाट यू यूज, जितना हम यूज करेंगे उतना पे किया जाएगा। यू कैन एक्सेस S3 एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर थ्रू अ URL। तो जिस ऑब्जेक्ट का भी URL होगा, आप उसको यूज करते हुए अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो।